बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के लिए मैंने ये वाली एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर एग्ज़ाम से पहले मैं ये चाह रही थी ताकि आप लोगों को ये कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। सबसे पहले तो मेरा आपसे एक सवाल है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सख्त मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभी ऐसा होता है कि उनके नंबर कम आते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर। तो आज आपको ये बात, इसका एक आइडिया मिलेगा कि इसकी वजह ये नहीं होती है कि उनके पास लर्निंग उन्होंने सही नहीं की थी या फिर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन उनकी सही नहीं थी। मे बी ये वजह हो, लेकिन वो बच्चे जो कि एग्ज़ाम्स की तैयारी करके जाते हैं उसके बावजूद उनके मार्क्स कम आते हैं, तो वो ज़्यादातर वजह जो है वो दैट्स नॉट द लैक ऑफ नो नॉलेज ओनली, बट इट इज़ द लैक ऑफ द स्ट्रेटजी। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन कौन सी स्ट्रेटजी है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए ताकि वो एग्ज़ाम्स के लिए हमारे लिए ईजी हो। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि हाउ टू अटेम्प्ट द आंसर्स। आपके पास जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है और आप जब उसमें आंसर्स लिखने जा रहे होते हो तो आपको उस पेपर को जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं, तो एक पेपर को जब आप सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले तो हमारे पास एक क्लियर हेडिंग और सब हेडिंग ज़रूर होनी चाहिए। जो भी क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम्स में पूछा हुआ है उसकी क्लियर हेडिंग और सब हेडिंग्स होनी चाहिए। नंबर 2 के आंसर शुड मीट द क्वेश्चंस डिमांड। लेट सपोज कि अगर आपसे पूछ रहे हैं कि आपने बायोलॉजी की डेफिनेशन और उसके ब्रांचेस के बारे में हमें बताएं, तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उससे ही रिलेटेड उसका आंसर भी होना चाहिए। तीसरा है कि अवॉइड द मैसी राइटिंग। ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि हम बेशक जल्दी में भी लेकिन ऐसी राइटिंग ना यूज़ करें जो हमारे मार्क्स को डिडक्ट करने का बायस बन सके। ठीक है। नंबर 4 हमारे पास होता है इम्प्रेसिव राइटिंग। राइटिंग स्टाइल बहुत अच्छी होनी चाहिए। हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और जो रिटन आपने लिखा है वो बहुत ही इम्प्रेसिव वे में होना चाहिए। मैं आपको भी एग्जांपल भी इसका दिखा दूँगी। एंड द लीव प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन द हेडिंग्स। जो आपके पास हेडिंग है उन हेडिंग्स के दरमियान फासला होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके पास आंसर शीट के अंदर इनका ख्याल हमें रखना चाहिए। इसके बाद ये आपके सामने एक क्वेश्चन पेपर है और इस क्वेश्चन पेपर के अंदर एक सवाल आपसे पूछा हुआ है और उस सवाल का यहाँ पे जवाब दिया गया है। आप इसको नोटिस करो। अगर आप ऐसे ही एक रैंडमली आपके सामने ये जो एक पेपर आपको नज़र आ रहा होगा, तो इस पेपर के अंदर आपको इसमें अच्छी ये एक देखने में एक तो अच्छा नहीं लग रहा, और जिसकी वजह से इसमें बेशक के जो स्टूडेंट है उसने सब कुछ लिखा हो जो सवाल में पूछा गया सब कुछ उसने यहाँ पे फुलफ़िल किया है, लेकिन चूंकि राइटिंग अच्छी नहीं है, समझ में कुछ नहीं आ रहा, तो जो एग्ज़ामिनर होगा उसके लिए काफ़ी इरिटेटिंग होगा। और इरिटेट होने की वजह से, मिस्टेक ना होने की वजह बाइस भी मिस्टेक निकल सकती हैं। ठीक है, तो ऐसे पेपर जिसमें राइटिंग अच्छी ना हो ये क्लियरली मार्क्स को डिडक्ट करने का बाइस बन सकता है। तो ऐसी राइटिंग को, ऐसे आंसर्स को जिसमें स्पेसिंग ना हो, राइटिंग मैसी हो, इसको अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद हमारे पास अगर हम इस वाले सैम्पल को देखें तो इस वाले सैम्पल के अंदर जो भी सवाल है उसका जवाब जो दिया गया है उसमें राइटिंग का ख्याल रखा गया है कि राइटिंग बहुत अच्छी है, साफ़ है। दूसरी बात यह कि जो सवालात हैं उनके दरमियान में स्पेसिंग भी मौजूद है। क्वेश्चंस को और आंसर्स के दरमियान इसमें कलर्स का भी डिफरेंस है जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज़ द क्वेश्चन एंड दिस इज़ द आंसर। ठीक है, इसके अलावा स्पेसिंग, राइटिंग स्टाइल बहुत अच्छी है। ठीक है, तो दीज ऑल आर द वेज बाय विच एग्जामिनर फील गुड आफ्टर सीइंग द पेपर। तो ये एक एग्जामिनर के लिए अच्छा भी होता है और फिर ये इरिटेट ना होने की वजह से मार्क्स भी इसमें अच्छे आते हैं। तो हमें इस पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। सही है। इसमें आपको एक और सैम्पल दिखाती हूँ जिसके अंदर हमारे पास हर चीज़, आप यहाँ पे इस सैम्पल में देखो कि हेडिंग भी डली हुई है, सब हेडिंग्स भी हैं मौजूद, लेकिन इसके अंदर दो वेज ऐसे हैं जो कि एक तो ये पेपर देखने में अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि इसमें मैसी राइटिंग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया है। इसमें मैसी राइटिंग इसलिए भी हो रही है क्योंकि जो एक हेडिंग है और दूसरी हेडिंग दरमियान में स्पेसिंग मौजूद ना होने की वजह से भी इट लुक्स लाइक मैसी। ठीक है, इसके अलावा
इसमें राइटिंग स्टाइल बहुत अच्छा नहीं है, जो हेडिंग्स इस्तेमाल की गई हैं उसकी वे ऑफ राइटिंग अच्छी नहीं है, फ़ॉन्ट स्टाइल अच्छा नहीं है, और सब हेडिंग, ये मेन हेडिंग हो गई और जो सब हेडिंग्स है उनमें फ़ॉन्ट डिफरेंस ना नज़र आने की वजह से ये जो प्रेजेंटेशन है इस आंसर का वो इतना अच्छा नहीं है, तो ये एग्जामिनर को इरिटेट कर सकता है, जिसकी वजह से मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बाद अगर हम इस सैम्पल को देखें तो ये सैम्पल के अंदर जो मेन हेडिंग्स है, दिस इज़ द मेन हेडिंग एंड दिस वन इज़ द मेन हेडिंग, मेन हेडिंग्स और जो सब हेडिंग्स यहाँ दी गई हैं उनमें क्लियर फॉन्ट डिफरेंस मौजूद है, वर्ड टू वर्ड के दरमियान स्पेसिंग मौजूद है, राइटिंग अच्छी है, वे ऑफ राइटिंग अच्छी है, इसमें कोई मैसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जिसकी वजह से ये एग्जामिनर को इरिटेट ना करने की वजह से मार्क्स भी अच्छे आएंगे। अच्छा, एक और चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा कि अगर हमसे सवाल पूछा जा रहा है डिफाइन बायोलॉजी एंड डिस्कस एनी 3 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, तो आपको जो एग्जामिनर होगा वो इन दोनों सवालात को ढूंढेगा कि आपने कहाँ डिफ़ाइन किया बायो को और आपने कहाँ ब्रांचेस ऑफ बायो को बताया है। तो आपके पास दोनों की हेडिंग्स बहुत क्लियरली इंडिकेट करनी चाहिए कि अगर बायोलॉजी को आप डिफ़ाइन कर रहे हो तो बायोलॉजी की हेडिंग होनी चाहिए, और अगर आप ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी भी पूछा है तो क्लियरली ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की भी हेडिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर लेट सपोज आप ब्रांचेस की हेडिंग नहीं डालते हैं, आप सिर्फ बायो की हेडिंग डालते हैं, तो फिर ये भी मार्क्स को डिडक्ट करने की बाइस बन सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है कि 5 इफेक्टिव स्टेप्स टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर। अब इससे पहले जो हमने स्लाइड देखी थी उसके अंदर हमने ये देखा था कि जब आपके पास आंसर शीट आती है तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद मैं आपको अब ये बताने जा रही हूँ कि आपके पास जब क्वेश्चन पेपर आता है तो फिर आपको उस वक्त अपना टाइम 5 मिनट एटलीस्ट 5 से 10 मिनट आपको कहाँ यूज़ करने चाहिए। नंबर 1 कि आपको टाइम मैनेज करना चाहिए। ठीक है, आप अपने माइंड में मैं इस नेक्स्ट स्लाइड में इसको 1 बाय 1 डिस्कस भी करूँगी, लेकिन यहाँ पे मैं ओवरव्यू आपको सिर्फ दे देती हूँ कि नंबर 1 स्टेप आपके पास टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। नंबर 2 आप क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करोगे। नंबर 3 क्वेश्चन को आप सबसे पहले रीड करोगे। नंबर 4 आप क्वेश्चन को बाय मार्क्स प्रायोरिटाइज करेंगे एंड नंबर 5 रिव्यू करेंगे और फिर देन उसका आप आंसर को आप चेक करोगे। ठीक है, 1 बाय 1 हम इसको देखते हैं। नंबर 1 टाइम मैनेजमेंट, एनालाइज द टोटल मार्क्स इन द टाइम। आपके पास जब कोई भी आंसर पेपर आता है तो आप जो क्वेश्चन पेपर आता है आप उसका टोटल टाइम देखें कि उसमें टोटल टाइम हमारे पास क्या दिया गया है और टोटल मार्क्स क्या है। इसके अकॉर्डिंगली सबसे पहले तो आपको इस चीज़ को एनालाइज करना है। ठीक है, एंड देन सेट द टाइम ऑफ द डिफ़िकल्ट एंड ईजी क्वेश्चंस। आप उसको एक रैंडमली थोड़ा सा आप उसको अपनी मार्जिन सेट कर दें कि ये एक मुश्किल सवाल है तो मुझे इसको कितना वक्त देना चाहिए, ये एक आसान सवाल है तो मुझे इसे कितना टाइम देना चाहिए। नंबर 2 एनालाइज द क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आता है उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको रीड आउट करें और उसके बाद उसके जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है और उसके जो मार्क्स हैं उन पर फोकस करें कि ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है और इसके मार्क्स जो हैं वो कितने हैं। ये इजी क्वेश्चंस फर्स्ट। सबसे पहले वो सवाल जो आपको बहुत अच्छे आते हैं, आप इसमें वेल आंसरिंग कर सकते हो, जिसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप अपने टाइम को सेव कर सकते हैं और उन क्वेश्चंस का आप सबसे पहले आंसर दो, क्योंकि उस वक्त आपकी एनर्जी भी अच्छी होती है, आप बहुत ज़्यादा थके भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप उस वक्त अच्छा अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस को आप सबसे पहले प्रायोरिटाइज़ कर दीजिए जिनमें आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। नंबर 2 उन क्वेश्चंस के लिए आप टाइम को सेव कर लो जो मुश्किल सवाल हैं, लेंथी हैं, जो कि टाइम कंज्यूमिंग है। इसके बाद है प्रायोरिटाइज द क्वेश्चन बाय द मार्क्स। फोकस ऑन हाई मार्क्स क्वेश्चन फर्स्ट, यानी कि आपके पास जो सबसे पहले जो ज़्यादा नंबर वाले क्वेश्चंस हैं उनको पहले प्रायोरिटाइज़ करने की कोशिश करें और फिर आप उनके लिए टाइमिंग भी फिक्स करें कि हमारे पास जो हाई मार्क्स का क्वेश्चन है वो मुझे ज़्यादा टाइम भी यूज़ करवाएंगे, तो आप उसके लिए ज़्यादा टाइम, जैसे आपको इसमें ग्राफ में आप ये शो कर रहे हो, मैं शो कर रही हूँ कि हाई मार्क्स क्वेश्चन है और ये आपके पास टाइम है, तो हाई मार्क्स क्वेश्चन के लिए टाइम भी ज़्यादा रखें और जो लो मार्क्स क्वेश्चन है उसके लिए टाइम कम रखिए। लो मार्क्स क्वेश्चन अगर आपको अच्छे आते हैं इसको सबसे पहले अटेम्प्ट कर लीजिए और जो हाई मार्क्स क्वेश्चन है जिसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, डिफ़िकल्ट भी है अगर, तो उसके लिए आप इसको फिक्स रखें। ठीक है, और क्विकली सॉल्व द लो मार्क्स क्वेश्चन। लो मार्क्स क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम भी मत लगाएं और उसको जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करें। एंड द रिव्यू एंड चेक द आंसर्स। इन तमाम के बाद एटलीस्ट आपके पास 5 से 10 मिनट्स बचने चाहिए कि आप पूरे पेपर को एक बार रीड आउट कर सको। आपकी जो आंसर स्क्रिप्ट है उसको आप रिव्यू करें, आंसर्स को थॉरोली चेक करें कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आपने उसके आंसर्स प्रॉपरली दिए कि नहीं दिए।
उसके बाद अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करें और अगर कोई चीज़ रह गई है तो फिर आप उसको रीड करें या रीराइट करें, ठीक है। तो दीज आर द सम ऑफ द इफेक्टिव वेज दैट द स्टूडेंट शुड यूज़ इन ड्यूरिंग द इन द एग्जामिनेशन और इन द एग्ज़ाम्स, ठीक है। और फिर इंशाअल्लाह इसमें आपको बेहतरी भी बहुत आएगी और फिर आपके लिए यूज़फुल भी बहुत रहेगा। ओके, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर भी करें और इसमें अगर आपको कोई सवाल पूछने तो आप यू कैन कमेंट, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।